बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 99 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 100 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन तुम बेवफा और बेगैरत निकले दूसरी औरतों के पीछे। समीना जुमला मुकम्मल नहीं कर सकी क्योंकि रफ़ीक ने अचानक उस पर छलांग लगा दी। समीना को इसकी तवक्को नहीं थी। वो पुछ के बल दूसरी चारपाई पर गिरी। रफ़ीक का ख्याल था कि ये औरतें ही तो हैं, इन पर आसानी से काबू पा लेगा, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये औरतें मर्दों से ज़्यादा खतरनाक हैं। समीना के लिए रफ़ीक का ये हमला गैर मुतवक्को था। वो पुछ के बल चारपाई पर गिरी। रफ़ीक भी उसके ऊपर ही गिरा था। रफ़ीक ने समीना के गले पर पंजे गाड़ दिए और वो समीना का गला घूंटने की कोशिश करने लगा। शाहपरी चंद कदम दूर खड़ी थी। एक लम्हे के तो वो कुछ समझ ना सकी, फिर दूसरे लम्हे वो बरकी रूह की तरह हरकत में आ गई। उसने रफ़ीक की कमीज का कॉलर पकड़ दिया और उसे पीछे खींचने लगी, लेकिन इस तरह उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। उसने कमीज का कॉलर छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर हाथ डालकर नेक लॉक लगा दिया और इस मर्तबा उसे मायूसी नहीं हुई। रफ़ीक का सांस घुटने लगा। समीना के गले से उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। समीना ने उसे पूरी कुव्वत से पीछे धकेला। रफ़ीक चारपाई से नीचे गिरा तो उसके साथ ही शाहपरी भी गिरी थी, लेकिन शाहपरी बड़ी फुर्ती से संभल गई। रफ़ीक पुश्त के बल जमीन पर पड़ा था। उसकी एक तरफ समीना खड़ी थी और दूसरी तरफ शाहपरी। वो अब भी उनके बारे में सही अंदाजा नहीं लगा सका था। उन्हें महज औरतें ही समझ रहा था। उसने उठने की कोशिश की तो शाहपरी के पैर की ठोकर उसके सीने पर पड़ी। वो कराता हुआ फिर ढेर हो गया। समीना ने झुककर उसे गिरबान से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाने लगी। रफ़ीक ने मौका पाकर उसके पेट पर घुंसा मार दिया। ये घुंसा समीना के पहलू में लगा। वो एक बार फिर करा उठी और लड़खड़ा गई। रफ़ीक उसे गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ठीक उसी लम्हे शाहपरी ने आगे बढ़कर उसके कूल्हे पर जोरदार लात रसीद कर दी। रफ़ीक कराकर लड़खड़ाता हुआ आगे गिरा। उसका मुंह चारपाई के पाए से टकराया। नाक पर चोट लगी थी जिससे खून बह निकला और फिर शाहपरी ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर रफ़ीक को बालों से पकड़ लिया और उसे पीछे घसीटने लगी। इसी दौरान समीना भी संभल चुकी थी। उसने रफ़ीक पर लातों और गोंसों की बारिश कर दी। शाहपरी ने रफ़ीक के बाल छोड़ दिए और वो भी उस पर लातें बरसाने लगी। रफ़ीक उन दोनों के दरमियान फुटबॉल बना रहा। एक मरतबा उसने दरवाजे से निकलकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन समीना ने उसे रायदारी में पकड़ लिया। तुम हट जाओ शाहपरी। समीना ने शाहपरी को पीछे हटने का इशारा किया जो आगे आ रही थी। अब मैं इससे अकेली ही निमट लूंगी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग इतने घटिया साबित होगे। रफ़ीक समीना की तरफ देखते हुए बोला, मैंने गलती की, मुझे पुलिस को इतला दे देनी चाहिए थी। तुम पुलिस को इतला कैसे दे सकते थे? समीना बोली, तुम्हें तो कुछ और ही हवस थी और इस लालच में तुमने पुलिस को एक खतरनाक मुजरिम के बारे में इतला नहीं दी और ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। अब तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकोगे। जिंदा क्या, तुम्हारी तो लाश भी इस हवेली से बाहर नहीं जाएगी। समीना ने अचानक ही छलांग लगा दी। रफ़ीक गाफिल नहीं था। उसने बचने के लिए एक तरफ छलांग लगाई, लेकिन समीना ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो फौरन ही पलट गई। इस मरतबा उसके पैर की ठोकर रफ़ीक के पेट पर जरा नीचे लगी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो पेट पकड़कर दोहरा हो गया और फिर समीना ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। रफ़ीक चीखता रहा और समीना उस पर लातों और घूंसों की बारिश करती रही। शाहपरी करीब खड़ी ये तमाशा देखती रही। रफ़ीक जब उसकी तरफ आता तो वो भी एक लात रसीद कर देती। रफ़ीक बुरी तरह चीख रहा था। हम तुम्हें चीखने से नहीं रोकेंगे, समीना ने एक और लात रसीद करते हुए कहा। इस वीराने में तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनेगा और अगर किसी ने तुम्हारी आवाज सुन भी ली तो कोई इधर आएगा नहीं। शाहपरी भी एक बार फिर हरकत में आ गई। वो दोनों रफ़ीक पर लाते और घूंसे बरसाती रही। रफ़ीक के मुंह और नाक से खून बह रहा था। वो अधमुआ सा होकर रह गया। अब उसमें अपने बचाव करने की भी ताकत नहीं थी। समीना एक तरफ खड़ी अपने बेरब तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। शाहपरी की तरफ देखते हुए बोली, बाहर दरख्त के करीब कुछ रस्सियां पड़ी हुई हैं, 2-3 लंबी रस्सियां ले आओ। शाहपरी बाहर निकल गई। चंद मिनट बाद वो रस्सियां लेकर आ गई और उन दोनों ने मिलकर रफ़ीक के हाथ पैर बांध दिए। उसके हाथ पुश्त पर बांध दिए गए थे ताकि वो उन्हें खोलने की कोशिश भी ना कर सके। वो दोनों उसे घसीटती हुई बाहर ले आई। रफ़ीक चीख रहा था। समीना ने उसकी खोपड़ी पर लात रसीद कर दी। अब अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली तो सर कुचल दूंगी तुम्हारा। वो गुर्राई। वो दोनों उसे घसीटती हुई हवेली के पिछली तरफ उस कुएं के करीब ले आई जो अरसे से बंद पड़ा था। रफ़ीक को कुएं की मंडेर पर डाल दिया गया। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। रफ़ीक समीना की तरफ देखते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ कि किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मेरी जबान बंद रहेगी। तुम्हारी जबान बंद करने के लिए तो तुम्हें यहाँ लाए हैं, समीना ने जवाब दिया। हम तुम्हें ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ ना तो कोई तुम्हारी आवाज सुनेगा और ना ही तुम्हारी लाश किसी को मिलेगी। नहीं, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। रफ़ीक गिगयाया। समीना चलने में उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने बड़े इत्मीनान से एक पैर मुंडीर पर रखा और रफ़ीक को कुएं में धकेल दिया। रफ़ीक के मुंह से निकलने वाली आखिरी चीख कुएं की गहराई में घुट कर रह गई थी। फिर शराब की आवाज सुनाई दी और उसके बाद खामोशी छा गई। समीना और शाहपरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। खस कम जहां पाक, शाहपरी ने कहा।
जहाँ तो इसके गंदे वजूद से पाक हो गया है, लेकिन कुआं गंदा हो गया है। समीना ने हंसते हुए कहा, चलो अब अंदर चलें। वो दोनों कमरे में आ गई, अपना हुलिया दुरुस्त किया और बुर्का उड़कर बाहर आ गई। समीना ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। बाहर आकर उन्होंने फाटक को भी ताला लगा दिया। चाबियों का गुच्छा उसी जगह पर रखा और दोनों तारीकी में संभल कर चलती हुई सड़क की तरफ जाने लगी। इस वक्त रात के 10 बजे थे। शहर से बाहर जाने और बाहर से शहर आने वाली बसों की आमदोरफ्त अब भी जारी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बस मिल गई। हाजी अब्दुल्ला बुरी तरह बिलबिलाया हुआ था। उस रोज जब उसे ये इतला मिली कि शारिक और समीना गुलबर्ग की कोठी में जलकर राख हो गए हैं, तो उसे इस खबर पर यकीन नहीं था। उस कोठी के गैराज में उसकी पैजारों का जला हुआ ढांचा और तय खाने से सोने के चंद टुकड़े भी मिले थे। यही कीमती पैजारों शारिक और उसके साथियों ने उसके दामाद से छीनी थी और उसमें सोने के बिस्किटों से भरी हुई पेटियां भी थी। सोने के पिघले हुए चंद टुकड़े और पैजारों का जला हुआ ढांचा अगर इस बात का सबूत था कि समीना और शारिक उस कोठी में थे, लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं था कि वो दोनों आग में जलकर मर गए होंगे। यकीन ना करने की एक वजह यह भी थी कि कोठी को आग हादसाती तौर पर नहीं लगी थी। हादसाती तौर पर लगने वाली आग इस तरह अचानक नहीं फैलती। उस इमारत में रहने वालों को जान बचाने का मौका मिल जाता है, लेकिन ये आग इस तरह लगी थी कि उसने चंद सेकंड के अंदर चारों तरफ से पूरी कोठी को लपेट में ले लिया था। और बाद में यह भी साबित हो गया था कि आग हादसाती तौर पर नहीं लगी थी, बल्कि पेट्रोल छिड़क कर लगाई गई थी। पेट्रोल पूरी कोठी में और चारों तरफ छिड़का गया होगा, इसलिए पूरी कोठी आनन फानन आग की लपेट में आ गई थी। हाजी अब्दुल्ला ये सोचता रहा कि आग अगर शारिक ने लगाई थी तो कोठी से बरामद होने वाली वो 2 लाशें किसकी थी जो जलकर राख हो चुकी थी। उसे यकीन था कि वो लाशें शारिक और समीना की नहीं थी। वो दोनों इस तरह आसानी से मरने वाले नहीं थे। जिसने पूरे जिले की पुलिस और अपने मुखालिफ गिरोहों के आदमियों को निचार रखा था, वो इस तरह आसानी से कैसे मर सकता था। और फिर यह बात भी थी कि कोठी में आग लगने से पहले सोना वहां से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि कोठी को आग जानबूझकर लगाई गई थी। मुमकिन है पुलिस को उस कोठी पर शुबा हो गया हो और शारिक ने अपने खिलाफ तमाम सबूत मिटाने के लिए कोठी को आग लगा दी हो। एक और ख्याल भी हाजी के ज़हन में आया। माजे गुज्जर का एक आदमी मजीदा भी पिछले दिनों शारिक से टकराया था और शारिक ने उसका एक बंदा भी मार दिया था। हो सकता है मजीदा ने मौका पाकर शारिक की कोठी को आग लगा दी हो, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला था कि पिछले चंद रोज में शारिक और मजीदे में कोई झड़प हुई हो। हाजी शारिक और समीना के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए अपने तमाम जराए इस्तेमाल कर रहा था। उसके आदमी पूरे शहर में फैले हुए थे, लेकिन किसी तरफ से कोई इतला नहीं मिल रही थी। और फिर हाजी को उस हादसे की इतला भी मिली थी जिसमें दिलावर नामी एक गुंडा हलाक हो गया था। दिलावर के बारे में हाजी को इतना मालूम था कि वो माजे गुज्जर के साथ काम करता रहा था, लेकिन कुछ अरसे से रोपोश था। उस हादसे में एक मजदूर भी जख्मी हुआ था, लेकिन हाजी ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी और उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उस हादसे के दूसरे दिन जब अखबारात में ये खबरें शाये हुई कि टैक्सी के हादसे में जख्मी होने वाला मजदूर शारिक था, जो टांग टूट जाने के बावजूद हॉस्पिटल से फरार हो गया था, तो हाजी चौंका था। उस खबर से उसके उन खदशात की तस्दीक हो गई थी कि कोठी की आग में मरने वाले समीना और शारिक नहीं थे। हाजी के आदमी एक बार फिर पूरे शहर में फैल गए, लेकिन कई रोज गुजर जाने के बाद भी वो शारिक का सुराग नहीं लगा सके। उसे हैरत थी कि शारिक जख्मी होने के बावजूद कहाँ गायब हो गया। उसके आदमी शहर के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों डॉक्टरों को भी चेक करते फिर रहे थे। शारिक जख्मी था और उसे इलाज की जरूरत थी और वो यकीनन किसी डॉक्टर की खिदमत हासिल करेगा, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका था। हाजी ने अपने एक आदमी की ड्यूटी हॉस्पिटल में लगा दी ताकि ये मालूम किया जा सके कि शारिक जख्मी होने के बावजूद हॉस्पिटल से फरार कैसे हुआ। आया बाहर से कोई आदमी उसे लेने आए थे या उसके फरार में हॉस्पिटल के अमले का कोई आदमी शामिल था। हाजी को हालांकि पुलिस की रिपोर्ट मिल चुकी थी, लेकिन वो अपने तौर पर भी इत्मीनान कर लेना चाहता था। मगर दूसरे रोज उसके आदमी ने जो रिपोर्ट दी वो पुलिस की रिपोर्ट से मुख्तलिफ नहीं थी। हाजी अब्दुल्ला जैसे जैसे इस मामले पर सोचता मजीद उलझता जाता। हाजी के अपने आदमी शारिक के बारे में मालूमात हासिल करने में नाकाम हो चुके थे और फिर उसे एक रोज एक ख्याल आया। चंद रोज पहले शारिक की मजीदे से कुछ झड़पें हुई थी। हो सकता है मजीदा उसके बारे में कुछ जानता हो, और ये ख्याल आते ही हाजी ने अपना एक आदमी मजीदे को बुलाने के लिए भेज दिया। हाजी के बुलावे पर मजीदा इनकार नहीं कर सका, और खास तौर पर जब उसे ये मालूम हुआ कि हाजी शारिक के मामले में बात करना चाहता है, तो वो उसी वक्त आदमी के साथ चल पड़ा। हाजी इस वक्त इकबाल टाउन वाली उस कोठी में था जो पहले उसने शारिक को दी थी और फिर धोखे से वापस ले ली थी। मजीदे का इस्तकबाल हाजी ने बड़ी गर्मजोशी से किया। वो कुछ देर इधर उधर बातें करते रहे, फिर हाजी असल मौजू पर आ गया। शारिक ने माजी के साथ जो कुछ भी किया उसका मुझे अफसोस है, हाजी ने बात शुरू करते हुए कहा। इसमें शुबा नहीं कि शारिक बहुत चालाक आदमी है। वो एक से दुश्मनी रखता है तो दूसरे से दोस्ती, ताकि उसे सिर्फ एक ही महाद पर लड़ना पड़े। माजे से जब उसकी महाद आराई हो रही थी तो शारिक ने मुझसे दोस्ती रखी ताकि मैं उस मामले में मुदाखलत ना करूं, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जिसका अब मुझे एहसास हो रहा है।
अब शारिक हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है। वो मेरे कई बंदे मार चुका है और इसके अलावा मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचा चुका है। उसने तुम्हारा भी एक बंदा मारा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हम बिखरे रहे तो वो हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। उसने मेरे 2 बंदे मारे हैं जी, मजीदे ने कहा। मैं तो चाहता था कि हम मिलकर काम करें, मगर आपके पास आने से झिझक रहा था। अब आपने बुलाया है तो मैं भी यही समझता हूँ कि हम अलग अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमें दूसरों को भी साथ मिला लेना चाहिए। ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ और कौन मिल सकता है? हाजी ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कई छोटे छोटे ग्रुप हैं जो अपने तौर पर काम कर रहे हैं और उन सबको किसी न किसी मौके पर शारिक ने नुकसान पहुंचाया है। वो सब शारिक के खिलाफ हमारे साथ मिल सकते हैं, मजीदे ने जवाब दिया। ठीक है, तुम उन सब से बात कर लो। 2 दिन बाद हम एक मीटिंग रख लेते हैं जिसमें शारिक के खिलाफ एक मुश्तरका लाए अमल तय किया जाएगा, हाजी ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। लेकिन क्या तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि शारिक कहाँ छुपा हुआ है? चंद रोज पहले मैंने उसे मुल्तान रोड पर देखा था, यतीम खाने वाले चौक से तकरीबन 1 मील आगे, मजीदे ने कहा, और फिर उसे उसी वाक़े की तफसील बताने लगा। जब इत्तफाकन शारिक से आमना सामना हुआ था और उसका साथी शारिक को पकड़ने की कोशिश में बस के नीचे आकर हलाक हो गया था। आखिर में वो कह रहा था, उस वाक़े के बाद तो मैं 3-4 रोज तक रोपोश ही रहा था, और जब पुलिस ने एक इत्तफाकी हादसा करार देकर बात खत्म कर दी थी तो उसके बाद मैं घर से निकला था। मुझे शुबा था कि शारिक ने उस इलाके में अपना कोई अड्डा बना रखा है। मैं कई रोज तक उधर टो में लगा रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। मेरा ख्याल है कि शारिक इत्तफाकन उस तरफ गया होगा। अगर उसका कोई ठिकाना होता तो वो दोबारा भी उस तरफ जरूर जाता। मुझे उस जगह के बारे में बताओ, मैं भी जरा अपने तौर पर उस इलाके को चेक करूंगा, हाजी ने कहा। मजीदे ने उस इलाके की निशानदेही कर दी। उसके बाद भी वो देर तक बातें करते रहे। फिर उनकी ये मीटिंग खत्म होगी। हाजी ने मजीदे को ताकीद कर दी थी कि जैसे ही शारिक का कोई सुराग मिले, वक्त जाया किए बगैर मुझे इतला कर देना। हाजी से उस मीटिंग में मजीदे ने कुछ फायदा भी उठाया। एक तो ये कि हाजी ने उसे आधी कीमत पर हीरोइन सप्लाई करने का वादा किया था, और दूसरा वादा ये किया था कि वो उस इलाके में वाक़े अपने परचून के दोनों अड्डे बंद कर देगा और इस तरह उन अड्डों का गाहक भी उसके पास आएगा। मजीदा जब हाजी की कोठी से निकला तो बहुत खुश था। शारिक के खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो, उसने मौके से फायदा उठा लिया था। मजीदे के जाने के बाद हाजी ने अपने 2 आदमियों को बुला लिया। मजीदे ने मुल्तान रोड की नई बस्ती में शारिक के किसी ठिकाने के बारे में जो शुबा जाहिर किया था, हाजी अपने तौर पर भी उसके बारे में तहकीक कर लेना चाहता था। तुम दोनों कल सुबह मुल्तान रोड चले जाओ, हाजी ने अपने दोनों आदमियों को मुखातिब करते हुए कहा। वहाँ एक नई कॉलोनी बन रही है। आबादी तो इक्का दुक्का मकानों में ही होगी, जबकि ज्यादातर मकान अभी जेरे तामीर है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करो, और उन लोगों के बारे में भी जो वहाँ अपने मकान वगैरह बना रहे हैं। जैसे ही कोई खास बात मालूम हो मुझे इतला कर देना। और अगर शारिक कहीं नजर आ जाए तो? एक आदमी ने पूछा। क्या उसे खत्म कर दिया जाए? नहीं, हाजी ने कहा। मेरा 3 करोड़ का सोना उसके कब्जे में है, मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूँ। सोना हासिल करने के बाद उसे मौत के घाट उतारा जाएगा। ठीक है जी, हम सुबह सवेरे ही उस तरफ चले जाएंगे, उस शख्स ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, हाजी ने उन्हें जाने का इशारा किया। हाजी उस रात उसी कोठी पर रहा। सुबह 10 बजे के करीब वो कोठी से निकल गया। दोपहर तक वो अपने मुख्तलिफ ठिकानों पर घूमता रहा, फिर अपने सिनेमा वाले दफ्तर में आ गया। वहाँ 3-4 आदमी उसके मुंतजिर थे। दरअसल चंद हफ्ते पहले हाजी ने एक फिल्म बनाने का प्रोग्राम बनाया था और उस सिलसिले में इंडस्ट्री के 1-2 फिल्म डायरेक्टरों से भी बात की थी। उन सभी ने मशवरा दिया था कि वो पंजाबी फिल्में शुरू करे। उर्दू फिल्मों के मुकाबले में पंजाबी फिल्में ज्यादा बिजनेस करती थी और जाहिर हाजी को पैसा कमाना था। उसने बैक वक्त 2 पंजाबी फिल्मों का प्रोग्राम बना लिया और इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के आदमी ही वहाँ बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। हाजी तकरीबन 1 घंटे तक उनसे बातें करता रहा। उसने 2 आदमियों को बड़ी बड़ी रकमों के चेक भी दिए ताकि जिन लोगों से एग्रीमेंट करने हैं उन्हें एडवांस भी दिया जा सके। हाजी रात 10 बजे तक सैनमाई में रहा और फिर इकबाल टाउन वाली कोठी में वापस आ गया। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद उसके वो दोनों आदमी भी आ गए जो सुबह मुल्तान रोड गए थे। कुछ पता चला? हाजी ने पूछा। एक ऐसी जगह का पता चला है जिस पर शुबा किया जा सकता है, जीले नामी करिंदे ने जवाब दिया। तफसील से बताओ, हाजी ने उसे घूरा। तुम जानते हो मैं अधूरी बात सुनने का आदी नहीं हूँ। बताता हूँ जी। जीला गड़बड़ा गया। हम सुबह 7 बजे उस इलाके में पहुंच गए थे। वहाँ बहुत से मकान बन रहे हैं। हम एक एक मकान के बारे में मालूम करते रहे। बहुत लंबा चौड़ा इलाका है जी, चंद ही घरों में लोग रह रहे हैं। हम एक एक से पूछते फिरे लेकिन कोई मशकूक बात मालूम ना हो सकी। अलबत्ता रात 8 बजे के करीब उस तरफ से गुजरने वाले एक आदमी ने बताया कि कुछ अरसा पहले वहाँ एक हवेली में कुछ लोगों को आते जाते देखा गया था। उनके साथ एक औरत भी थी, लेकिन कई रोज से वहाँ कोई नहीं आया। हवेली में ताला लगा हुआ है। वो हवेली किसकी है? हाजी ने पूछा। ठोकर न्याज बेग का कोई चौधरी है जी। आसपास की जमीनें भी उसी की थी, जिनसे बेशतर जमीनें वो बेच चुका है, जीले ने जवाब दिया। तुमने वो हवेली देखी है? हाजी ने पूछा। देखी है जी, बहुत पुरानी हवेली है, दीवारें भी बहुत ऊंची हैं, जीले ने जवाब दिया। ठीक है, हाजी बोला। करामत?
करामत और खुर्शीद को साथ ले जाओ और मालूम करो कि हवेली में क्या है और कोई रह रहा है या नहीं। हो सकता है हवेली का मालिक ही वहाँ आता जाता हो, लेकिन मैं किसी मामूली सी बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता। आज रात मैं भी यहीं रहूंगा, मुझे 12 बजे से पहले मालूम हो जाना चाहिए। हम इससे पहले ही वापस आ जाएंगे जी, जीले ने कहा। तुम जाओ, अब देर मत करो, हाजी बोला। वो दोनों कमरे से निकल गए। करामत और खुर्शीद भी उसी कोठी में मौजूद थे। जीले ने उन लोगों को साथ लिया और कार में बैठकर अपने मिशन पर रवाना हो गए। वो लोग तकरीबन पौने 11 बजे वहां पहुंचे। कार उन्होंने कच्ची गली के बाहर ही छोड़ दी थी। एक आदमी कार में बैठा रहा। जीला, करामत और खुर्शीद गलियों में चलते हुए हवेली के सामने पहुंच गए। ये है वो हवेली। जीले ने करामत की तरफ देखते हुए कहा, अंदर कोई नहीं है, फाटक पर चढ़कर आसानी से दूसरी तरफ उतरा जा सकता है। तो फिर चढ़ो ऊपर, क्या देख रहे हो, करामत ने कहा। जीला इधर उधर देखने लगा। तारीकी और सन्नाटे में झींगरों के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। जीला फाटक पर चढ़ गया। ऊपर वो एक लम्हे को रुका और बड़ी फुर्ती से दूसरी तरफ उतर गया और चारों तरफ देखने लगा। हवेली की इमारत भी तारीकी में डूबी हुई थी। उसने फाटक की जुरी से मुंह लगाकर सरगोशी की, आ जाओ, हवेली में सन्नाटा और तारीकी है। उसके चंद सेकंड बाद ही करामत और खुर्शीद भी फाटक पर चढ़कर अंदर आ गए और जीले के करीब खड़े होकर चारों तरफ देखने लगे। उन तीनों ने पिस्तौल निकाल लिए। मेरी इत्तला के मुताबिक ये हवेली आमतौर पर खाली ही रहती है। यहाँ कभी कभार ही कोई आता है। इस वक्त भी यहाँ कोई नहीं है, मगर फिर भी एहतियात जरूरी है। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलो, जीले ने सरगोशियाना लहजे में कहा। वो तीनों दाएं बाएं फैलकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें किसी मुजामत का सामना नहीं करना पड़ा। वो बड़ी आसानी से बरामदे में पहुंच गए। जीले ने टटोल कर देखा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने जेब से पेंसिल टार्च निकाली और उसकी रोशनी में जायजा लेने लगा। देसी किस्म का ताला था। उसने पिस्तौल की दाल ताले पर फंसाकर जोरदार झटका दिया। खटाक की आवाज के साथ ताला खुल गया। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए भी वो खासे मोहतात थे। पहले कमरे में पहुंचकर उन्हें अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यहाँ किसी किस्म की दींगा मुश्ती हुई थी। 2 चारपाइयां थी और खाने के जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। एक चारपाई के करीब फाउंटेन पेन भी पड़ा हुआ था। दूसरे कमरे में देखो, जिला दरवाजे की तरफ मुड़ गया। खाने के ये जूठे बर्तन बता रहे हैं कि यहाँ कोई आया था और शायद उनमें आपस में कोई झगड़ा भी हुआ था, करामत ने कहा। हुआ होगा, जिला बोला। हमें ये मालूम करना है कि यहाँ कौन आया था। पहले दूसरे कमरे में देख लें, शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम किसी नतीजे पर पहुंच सके। वो हवेली के दूसरे कमरे में देखने लगे। रायदारी में एक जगह उन्हें मर्दाना जूते भी पड़े हुए मिले। वो मोकेशन थे। एक जूता दूसरे से कोई 5 फुट के फासले पर था। हवेली के तमाम कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। एक और कमरे में 2 चारपाइयां मिली। एक चारपाई पर जनाना कपड़ों का एक जोड़ा भी रखा था। यहाँ कोई औरत भी रहती है, करामत कमरों की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, मुझे बताया गया था कि यहाँ कभी कभार 2-3 आदमी आते थे, उनके साथ एक औरत भी जरूर होती थी। आखिरी मर्तबा 2 औरतों को देखा गया था और पिछले चंद रोज से तो यहाँ कोई नहीं आया, जीले ने जवाब दिया। ऐश करते होंगे वो लोग, करामत बोला। वैसे उस मकसद के लिए ये जगह बेहतरीन है। वो उस कमरे से निकल आए। अब वो उस कमरे के सामने खड़े थे जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जीले ने पहले वाला तरीका इख्तियार करते हुए ताला तोड़ दिया और जब वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो पेंसिल टार्च की महदूद रोशनी में लकड़ी की पेटियां देखकर जीले की आंखों में चमक सी उभर आई। अब तक उन्होंने किसी कमरे में बत्ती नहीं जलाई थी, लेकिन यहाँ लकड़ी की पेटियां देखकर जीला टार्च की रोशनी में दीवारों पर स्विच बोर्ड तलाश करने लगा। दरवाजे वाली दीवार पर स्विच बोर्ड देखते ही उसकी तरफ लपका और बैक वक्त 2 स्विच ऑन कर दिए। कमरा बल्ब की तेज रोशनी से भर गया और उसके साथ ही वो तीनों उछल पड़े। वो कुछ देर तक इसी तरह पेटियों की तरफ देखते रहे जैसे आंखों पर यकीन ही ना आ रहा हो। फिर वो तीनों बैक वक्त आगे बढ़े और एक एक पेटी खोल कर देखने लगे। असले से भरी हुई पेटियां, हीरोइन से भरे हुए पैकेट। उन्हें यकीन हो गया कि हो ना हो हवेली शाहरुखी का खुफिया ये अड्डा है, लेकिन उन्हें हैरत इस बात पर थी कि यहाँ करोड़ों का माल था और इसकी हिफाजत के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। शायद उसकी वजह यह हो कि शाहरुख इस अड्डे के महफूज होने का यकीन होगा। जीले ने कहा, तुम लोग यहाँ से एक राइफल उठा लो और यहाँ पहरा देते रहो। मैं जाकर हाजी को इतला देता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, हम यहाँ मौजूद हैं, करामत ने कहा। जीला तेजी से कमरे से निकला, फिर गेट पर चढ़कर वो गली में कूद गया। कार तक पहुंचने में उसे 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसका सांस फूला हुआ था। उसने पिछली सीट पर बैठते हुए शीदे को कोठी चलने को कहा। कार गली से निकलकर सड़क पर आ गई और तूफानी रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। सुबह के 10 बजे थे। रात को हवेली से वापस आने के बाद भी समीना और शाहपरी 9 लखे के कमरे में बैठी बातें करती रहीं और फिर 3 बजे के करीब वो अपने कमरे में आकर सो गई। शाहपरी तो सुबह जल्दी उठ गई थी, लेकिन समीना अभी तक सो रही थी। रजिया सौदा वगैरह लेने के लिए मार्केट गई हुई थी। शाहपरी कभी 9 लखे के पास आकर बैठ जाती, कभी माँ जी के पास और कभी बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ जाती। वो अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। 10:15 बजे के करीब समीना जाग गई। उसने मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया और बरामदे में आकर शाहपरी के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजी तो वो दोनों उठकर अंदर आ गई।
फोन का रिसीवर समीना ही ने उठाया था। हेलो, मैं रजिया बोल रही हूँ, नर्स रजिया। रिसीवर पर आवाज उभरी। रजिया, खैरियत तो है? क्या बात है? समीना ने पूछा। नर्स रजिया की आवाज सुनते ही उसकी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजा दी थी, क्योंकि रजिया ने कभी यहाँ फोन नहीं किया था, बल्कि इस वक्त तो वो सो रही होती थी। हाँ, खैरियत ही है। वैसे कल तुम लोग जो सामान लेकर गई थी वो बहुत खराब हालत में हॉस्पिटल पहुंच गया है, रजिया ने जवाब दिया। क्या? समीना उछल पड़ी। रजिया का मतलब समझने में उसे देर न लगी। तुम कहाँ से बोल रही हो रजिया? एक मेडिकल स्टोर से, रजिया ने जवाब दिया। तुम अपने क्वार्टर पर पहुंचो, मैं आ रही हूँ, समीना ने कहते हुए रिसीवर रख दिया और शाह परी की तरफ देखने लगी। क्या हुआ? किसका फोन था? शाह परी ने पूछा। समीना के चेहरे के तासरात से वो समझ गई कि कोई गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ हो गई, समीना ने जवाब दिया। रफीक की लाश हॉस्पिटल पहुंचा दी गई है। क्या? शाह परी उछल पड़ी। लेकिन वो लाश कैसे मिली? नर्स रजिया का फोन था। वो एक मेडिकल स्टोर से बात कर रही थी और जाहिर है फोन पर खुलकर बात नहीं कर सकती थी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम रजिया के घर जा रहे हैं। मैं तैयार हूँ, सिर्फ चादर ओढ़नी है, शाह परी ने कहा। अपने लिबास में पिस्तौल भी रख लो, आज शायद इसकी जरूरत पड़ जाए, समीना कहते हुए 9 लखे वाले कमरे में चली गई। उसने 9 लखे को भी इस नई सूरत से आगाह कर दिया। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, 9 लखा बोला। इसका मतलब है कि शारक और रजिया की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। हाँ, मैं और शाह परी इसलिए वहां जा रही हैं कि शारक को वहां से निकाल सकें, समीना ने कहा। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि रफीक की लाश का पता कैसे चला? उसे तो हमने बांध कर कुएं में फेंक दिया था, करीब खड़ी हुई शाह परी ने कहा। अगर कुएं से लाश दरियाफ्त हो सकती है तो कमरे में भरा हुआ असला और हीरोइन के पैकेट भी महफूज नहीं होंगे। करोड़ों का माल है वो शाह परी। सबसे पहले हमें शाहरुख और रजिया के क्वार्टर से निकालना है और उसके बाद ही मालूम करना है कि कोई उस हवेली तक कैसे पहुंचा। हो सकता है तुम लोगों के आने के बाद कोई शख्स चोरी की नीयत से हवेली में दाखिल हुआ हो और उसने चोरी तो घरों में की जाती है, कुओं में नहीं झांका जाता। समीना ने 9 लखे की बात काट दी। ये मालूम करना पड़ेगा कि पुलिस वाले वहां तक कैसे पहुंचे। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, ओह 1 मिनट, मैं इंस्पेक्टर उस्मान से बात करती हूँ। वो कमरे से निकलकर लाउंज में आ गई और फोन का रिसीवर उठाकर इंस्पेक्टर उस्मान का नंबर डायल करने लगी। लाइन मिलने पर रिसीवर किसी बच्चे ने उठाया, लेकिन थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर उस्मान की आवाज सुनाई दी। मैं समीना बोल रही हूँ उस्मान साहब। समीना उसकी आवाज पहचान कर बोली। ओह शुक्र है, राब्ता तो हुआ, उस्मान बोला। मसला ये है कि मेरे पास तुम लोगों का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। किसी इमरजेंसी में तुम लोगों से राब्ता नहीं हो सकता। मैंने एक अहम काम के लिए फोन किया था। बहरहाल पहले आप बताएं कि इमरजेंसी क्या है, समीना बोली। गुज़िश्ता रात हाजी के आदमियों ने मुल्तान रोड के करीब वाक़ई एक हवेली पर छापा मारकर वहां से करोड़ों रुपए मालियत का असला और हीरोइन बरामद की है। ओह, समीना ने उसकी बात काट दी। तो ये हाजी की हरकत है। बहरहाल तफसील से बताओ, मैंने भी इसी चक्कर में फोन किया था। मुझे ये सब कुछ आज ही मालूम हुआ है, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। हाजी के आदमी तुम लोगों की तलाश में तो थे ही। कल रात उसने मजीदे को बुलाया था और मजीदे ने उसे बताया था कि शारक को मुल्तान रोड के इलाके में देखा गया था। उसे शुबा था कि शारक ने उस इलाके में कोई खुफिया अड्डा बना रखा है। हाजी के आदमी उस इलाके को चेक करते हुए कल रात किसी तरह उस हवेली तक पहुंच गए, जहां एक कमरे में हीरोइन के पैकेट और असले की पेटियां रखी हुई थी। इत्तेफाक से उस वक्त मैं भी हाजी के पास ही बैठा हुआ था। मैं भी हाजी के साथ ही हवेली गया। मजीद असला या हीरोइन की तलाश में उन्होंने उस कुएं को भी चेक किया जिसमें एक लाश पड़ी थी। लाश के हाथ पैर बंधे हुए थे। हाजी ने असला वगैरह तो अपने किसी खुफिया ठिकाने पर मुंतकिल कर दिया और पुलिस को उस लाश के बारे में गुमनाम इतला दे दी। पुलिस ने वो लाश कुएं से निकाल कर हॉस्पिटल भिजवा दी। हाजी ने पुलिस को अभी ये नहीं बताया कि वो हवेली तुम लोगों का खुफिया ठिकाना था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पुलिस को ये भी बता देगा ताकि पुलिस तुम लोगों की तलाश में ज्यादा सरगर्म हो जाए। शारक कहाँ है? वो जख्मी है और एक महफूज जगह पर है, समीना ने जवाब दिया। तुम हाजी पर निगाह रखो, मैं बाद में तुम्हें फोन करूंगी। उसने फोन बंद कर दिया। उसी वक्त रजिया भी मार्केट से वापस आ गई। रजिया, ये बुर्का उतार कर मुझे दो, जल्दी करो, समीना बोली। खैरियत? रजिया परेशान निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। खैरियत ही नहीं है, जल्दी करो, समीना बोली। समीना अपना बुर्का पहने हुए थी। शाह परी भी चादर ओढ़े खड़ी थी। रजिया ने अपना बुर्का उतार कर समीना के हवाले कर दिया। समीना ने बुर्का लपेट कर प्लास्टिक के एक थैले में ठोंस लिया और बाहर आ गई। कोठी से निकलने से पहले उसने तफैल को भी साथ ले लिया था। उनके पास आजकल कोई गाड़ी नहीं थी। वो रिक्शे टैक्सियों पर ही सफर कर रहे थे, लेकिन इस वक्त उन्हें किसी गाड़ी की जरूरत थी। समीना ने तफैल को इस जरूरत से आगाह किया तो वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई मसला ही नहीं समीना बीबी, आप लोग इधर की गली से निकलकर मेन रोड पर मेरा इंतजार करें, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तफैल बाईं तरफ मुड़ गया और रजिया और शाह परी दाईं तरफ की गली में मुड़ गई। मेन रोड पर पहुंचकर वो एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। उन्हें तकरीबन 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। नीले रंग की एक कार उनके करीब आकर रुकी तो स्टीयरिंग के सामने तफैल को देखकर समीना ने जल्दी से दरवाजा खोला और वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गई। तफैल ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। कहाँ जाना है समीना बीबी? तफैल ने सामने वाला आईना एडजस्ट करते हुए पूछा। हॉस्पिटल रिहायशी इलाके में, समीना ने जवाब दिया। ये गाड़ी कहाँ से मिली?
एक गली में खड़ी थी। तफैल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर गाड़ी की गुमशुदगी का पता चल गया तो? पता नहीं चलेगा समीना बीबी। तफैल ने उसकी बात काट दी, इसलिए कि ड्राइवर भी गाड़ी की डिक्की में मौजूद है। उसका मुंह और हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो बेचारा किसी को क्या बता सकता है। समीना ने मजीद कोई बात नहीं की। तकरीबन 40 मिनट में वो हॉस्पिटल पहुंच गए। तफैल गाड़ी को रिहायशी इलाके वाले गेट के अंदर लेता चला गया और फिर समीना की हिदायत पर उसने गाड़ी रजिया के क्वार्टर के सामने इस तरह रोकी कि उसका पिछला दरवाजा क्वार्टर के दरवाजे के ऐन सामने था। पड़ोस वाले क्वार्टर के सामने कुछ लोग जमा थे। समीना को समझने में देर न लगी कि यहाँ रफीक के बारे में पता चल गया है। वो कार से उतर आई। समीना ने दरवाजा खटखटाया तो चंद सेकंड बाद ही दरवाजा खुल गया। उनके अंदर दाखिल होते ही रजिया ने दरवाजा बंद कर लिया। मेरा ख्याल है कि लाश की शनाख्त हो गई है, समीना कमरे में दाखिल होते हुए बोली। हाँ, हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ उसे जानता है, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि रफीक की बीवी नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद 8 बजे गाँव चली गई थी। वो शाम तक वापस आएगी, नर्स रजिया ने बताया। तुम पर तो किसी को शुबा नहीं हुआ? समीना ने पूछा। अभी नहीं, रजिया ने जवाब दिया। हम शारिक को यहाँ से ले जा रहे हैं, तुम अभी अपनी जरूरी चीजें समेट लो और हमारे साथ चलो। समीना ने कहा, मेरा जाना ठीक नहीं होगा। रजिया ने कहा, अगर मैं गायब हो गई तो मुझ पर शुबा किया जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ रहना ही बेहतर है। पुलिस को अभी तक ये मालूम नहीं हो सका जिस हवेली से रफीक की लाश बरामद हुई है उससे शारिक का कोई ताल्लुक है, लेकिन पुलिस बहुत जल्द ये मालूम कर लेगी कि रफीक उस हवेली में किस तरह पहुंचा था। ऐसी सूरत में अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं फौरन यहाँ से निकल जाऊंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, शारिक को लेकर यहाँ से निकल जाओ। रजिया ने उसकी बात काटते हुए कहा। मेरा ख्याल है रजिया ठीक कह रही है, शारिक ने कहा। रजिया का यहाँ से जाना ठीक नहीं, यहाँ रहकर ये हालात पर निगाह तो रख सकती है। ठीक है, समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तो फिर तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। और रजिया वो रजिया की तरफ घूम गई। तुम अपने आप को तनहा मत समझना। अगर तुम्हें जरा सा भी शुबा हुआ कि तुम्हारा नाम इस मामले में लिया जा रहा है तो फौरन गुलबर्ग वाली कोठी आ जाना। ठीक है, तुम मेरी फिक्र मत करो, रजिया ने कहा। शारिक उठकर बैठ गया। उसने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकालकर कमीज के नीचे पतलून की बेल्ट में उड़स लिया। लो, ये बुरका पहन लो, इसके बगैर तो तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। समीना ने थैले से बुरका निकाल लिया। ये वक्त भी आना था कि मुझे बुरका पहनना पड़े, शारिक मुस्कुराया। समीना ने उसे सहारा देकर खड़ा कर दिया और शारिक को बुरका पहनने में मदद देने लगी। इसी दौरान रजिया ने हर वो निशान मिटा दिया जिससे यहाँ शारिक की मौजूदगी का कोई सबूत भी मिलता। उसने शारिक की दवाएं भी एक थैले में डालकर शाहपरी के हवाले कर दी। पिछले 10-12 दिन मुकम्मल आराम की वजह से शारिक की टांग अच्छी खासी बेहतर हो गई थी। वो बगैर सहारे के आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। गाड़ी दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उनके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। रजिया ने दरवाजा खोला तो अपनी माँ और बहन को देखकर वो किसी कदर गड़बड़ा सी गई। शारिक के चेहरे पर नकाब गिरा हुआ था, जबकि समीना और शाहपरी की सिर्फ आंखें बरहना थी। ये मेरी सहेलियां हैं अम्मा, रजिया ने माँ की तरफ देखते हुए कहा। बहुत देर से आई हुई थी, वापस जा रही हैं। आप अंदर चलकर बैठ गए, मैं इन्हें रुखसत करके आती हूँ। रजिया की माँ और बहन कमरे की तरफ चली गई। पहले शाहपरी दरवाजे से निकलकर सामने खड़ी हुई, कार में बैठी, फिर शारिक गाड़ी में घुस गया और आखिर में शारिक के साथ समीना बैठी थी। रजिया कार की खिड़की पर झुकी मुस्कुराकर बातें कर रही थी। तफैल ने कार का इंजन स्टार्ट कर दिया और जब गाड़ी हरकत में आई तो रजिया सीधी होकर हाथ हिलाने लगी। गाड़ी मुड़कर गेट की तरफ चली गई। रजिया ने रफीक के क्वार्टर के सामने खड़े हुए लोगों की तरफ देखा। उसके साथ ही उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। उन लोगों के पास 2 पुलिस वाले भी खड़े थे। एक आदमी ने रजिया के क्वार्टर की तरफ इशारा किया और पुलिस वाले उसकी तरफ आने लगे। रजिया दरवाजे में दाखिल होना ही चाहती थी कि एक पुलिस वाले ने आवाज देकर उसे रोक लिया। रजिया मुड़कर उनकी तरफ देखने लगी। उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई।